अब आते हैं फ्यूल्स। हमको मेनली फॉसिल फ्यूल के बारे में स्टडी करनी है, ये रेडियो एक्टिव, विंड एनर्जी, ये सब के बारे में स्टडी नहीं करनी है। हमारा जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको हम रिन्यूएबल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। रिन्यूएबल किसको बोलते हैं, जो कि रिन्यू किया जा सके, जैसे सनलाइट हो गई और ये सब हो गए, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये कंज्यूम नहीं होती है, इसको हम यूज कर सकते हैं लॉन्ग ईयर तक। जबकि फॉसिल फ्यूल के बारे में क्या है भाई, ये बर्न होकर धीरे धीरे खत्म होता है, इसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, पेट्रोल हमने डलवाया और बाइक चला दी तो धुएं के रूप में क्या हो गया, उड़ गया पेट्रोल, अब उसको दोबारा हम नहीं पा सकते हैं। जबकि सनलाइट है भाई, हम आज सोलर चार्ज किए पैनल, लाइट जलाए, फिर हम कल उसको यूज कर सकते हैं, दोबारा सनलाइट आएगी दोबारा यूज कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होगी सनलाइट, वो आती रहेगी, हम उसको यूज कर सकते हैं। बट हमको मेनली किसके बारे में पढ़ना है, फॉसिल फ्यूल के बारे में, हमको मेनली उसी के बारे में स्टडी करनी है, तो हम उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल क्या है कि फ्यूल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं मेनली, क्या, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। उसके पहले भी उनका कैटेगराइजेशन होता है, सॉलिड लिक्विड गैस के पहले वो उनका कैटेगराइजेशन होता है नेचुरल सोर्स, इसको प्राइमरी फ्यूल्स भी बोलते हैं, या फिर आर्टिफिशियल या सेकेंडरी। तो सॉलिड लिक्विड गैस का जो क्लासिफिकेशन है, उस सॉलिड लिक्विड गैस के क्लासिफिकेशन में ये दोनों सब में आएंगे। मतलब सॉलिड में 2 टाइप होंगे, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, लिक्विड में भी 2 टाइप होंगे, नेचुरल आर्टिफिशियल, और गैस में भी आपके 2 टाइप होंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो 2 टाइप के सोर्स होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब हमको जो डायरेक्ट फॉर्म में मिले अर्थ क्रस्ट से, और आर्टिफिशियल मतलब इसको हम रिफाइन करके कुछ अलग मॉडिफाइड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, वो चीज है। और सब में क्या है, सॉलिड लिक्विड और गैसियस फॉर्म में है। देखते हैं कौन कौन सा है भाई इसमें। देखिए सॉलिड में नेचुरल सोर्स क्या है, वुड और कोल, ये आपको डायरेक्ट कहां से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से आपको डायरेक्टली ये मिल जाता है। वुड आपके लगे हुए हैं जमीन पे, उसको आप काट के चाहे तो डायरेक्टली बर्निंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, या कहीं कहीं छोटी मोटी जगहों पे कॉमर्शियल यूज में भी इसका आ जाता है। कोल भी हमको क्या मिलता है, डायरेक्ट फॉर्म में मिलता है। बट ये जो वुड चारकोल है या कोक है, ये क्या है, आपको ये डायरेक्ट फॉर्म में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, वुड चारकोल को बनाना पड़ता है, तब जाके ये फिर मिलता है हमको। डायरेक्ट फॉर्म में वुड चारकोल या कोक नहीं मिलता है। इसी तरह लिक्विड में क्रूड पेट्रोलियम, जो कच्चा तेल खरीदते हैं हम, जो हम विदेशों से क्या करते हैं, आयात करते हैं, जैसे इराक से हो गया, सऊदी अरब से हो गया। आपने सुना होगा न्यूज में, कच्चे तेल के दाम इतने घटे, उतने बढ़े, इतने बैरल, इतने रुपए बैरल उठ गया, या इतने रुपए बैरल नीचे गिर गया। तो वहां पे क्या है, क्रूड पेट्रोलियम की हम बात करते हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम की बात नहीं करते हैं। जब यहाँ पे आता है अपने इंडिया में, तो इंडिया में रिफाइनरीज लगी होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे अपने यूपी की बात करें तो मथुरा में लगी हुई है, एमपी में कई सारी रिफाइनरीज है। सबसे पहले जो रिफाइनरी लगी थी वो कहाँ पे लगी थी, असम में, डिगबोई एक इलाका है, वहां पे सबसे पहली रिफाइनरी लगी थी। तो आफ्टर रिफाइनेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम आप केरोसिन निकाल सकते हैं उससे। केरोसिन कहाँ यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, लालटेन वगैरह में यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं। फिर पेट्रोल यूज करते हैं बाइक के लिए, डीजल यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, ये भी सब क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी या एज ए फ्यूल यूज होते हैं। हम गैसेस फ्यूल की बात करें तो हमको जो डायरेक्ट ओरिजिनल फॉर्म में मिलती है वो क्या मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है अर्थ क्रस्ट के थ्रू। बट आगे चल के हम उसको यूज कर सकते हैं एलपीजी के फॉर्म में, सीएनजी के फॉर्म में, उसको क्या करते हैं हम, रिफाइंड करके या मॉडिफाई करके हम यूज कर सकते हैं। और बाकी ये वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, बायोगैस, इन सब का क्या है, अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं, अलग अलग इनकी क्या है, प्रोसेस है, जिसको हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे। तो ये सब हमको बनाना पड़ता है। आर्टिफिशियल वाले जितने हैं ये हमको डायरेक्ट मिलता नहीं है, इसको कुछ ना कुछ करके हमको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, या फिर क्या करना पड़ता है, रिफाइंड करना पड़ता है। जबकि ये वाले जो हैं ये हमको क्या मिलते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में मिलते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जमीन से डायरेक्ट फॉर्म में क्या पाते हैं, गेहूं, और उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो आटा बना लें, या मैदा बना लें, या कुछ और उसका यूज कर लें। तो ये सारे क्या हैं, मॉडिफाइड फॉर्म है या आर्टिफिशियल फॉर्म है। नेचुरल फॉर्म क्या होता है, गेहूं, वो आपका क्या है, नेचुरल फॉर्म है, जो कहाँ से मिलता है, अर्थ से आपको डायरेक्ट फॉर्म में मिलता है। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट फॉर्म में मिलती हैं, और ये सारी चीजें आपको बनानी पड़ती हैं। इंडस्ट्री में ये सारी चीजें क्या होती हैं, बनती हैं, ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है कि कहीं पेट्रोल का कुआं है, पेट्रोल फटाफट निकाल लिए, ऐसा नहीं होता है। वो मिलेगा आपको क्रूड पेट्रोलियम ही, उसको आपको रिफाइंड करके इसमें बनाना पड़ेगा।
इसकी क्या प्रोसेस होती है ये अभी आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब आते हैं हम सॉलिड फ्यूल में। सॉलिड फ्यूल में जो आपका पहला एग्जाम्पल है वुड। पहला एग्जाम्पल क्या है सॉलिड फ्यूल का? वुड। वुड क्या है भाई कि सबसे लो ग्रेड का फ्यूल है और इसको इंडस्ट्री पर्पज के लिए इसीलिए हम यूज नहीं करते हैं। ये जनरली डोमेस्टिक पर्पज में ही यूज होता है या छोटी मोटी जगहों पे यूज कर सकते हैं, बट वो बहुत छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ऐसे इतना ज़्यादा यूज नहीं होता क्योंकि आजकल तो भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी ये काम नहीं करने देंगे कि आप लकड़ी काट काट के जलाइए। तो जनरली ये डोमेस्टिक पर्पज में यूज होता है क्योंकि इसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं होती है, इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है टफ है। तो ये जनरली क्या है डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है। इसमें क्या है 25 से 50% क्या होता है जो हम फ्रेश काटते हैं वुड, जो हरा लकड़ी होता है उसमें इतना परसेंट क्या होता है मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर को हम रिड्यूस कर सकते हैं लगभग 25% कहाँ से? सुखा करके। एयर ड्राइंग के थ्रू क्या कर सकते हैं हम काट के कुछ दिन तक रख दें तो लकड़ी क्या होती है सूख जाती है। लकड़ी के मॉइस्चर निकालने का और भी कई तरीका है। कई लोग रनिंग वाटर में रख देते हैं, जैसे मान ला कहीं पानी बह रहा हो नहर वगैरह में और भी कई जगहों पे, तो वहाँ पे लकड़ी के लट्ठे काट काट के रख दिए जाते हैं और धीरे धीरे उसका मॉइस्चर क्या होता है कम होता चला जाता है। तो उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं उसका मॉइस्चर कम कर सकते हैं। अब मॉइस्चर फ्री वुड में कार्बन होता है 55%, हाइड्रोजन होता है 6%, ऑक्सीजन होता है 43% और ऐश मतलब जो राख होती है वो कितनी होती है लगभग 1%। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है इसकी भाई 3500 से कितना 4500 किलो कैलोरी पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि किसी भी चीज के, अभी इसको मैं बताऊंगा डिटेल में, फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किसी भी फ्यूल के 1 ग्राम या 1 किलोग्राम को जलाने पे कितनी एनर्जी मिल रही है। तो अगर आपको ये लिखा हुआ है, ये यूनिट लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर 1 kg हम जलाएं क्या लकड़ी जो कि ड्राई है तो हमको कितनी एनर्जी मिलेगी 4500 किलो कैलोरी हमको एनर्जी मिलेगी 1 किलो लकड़ी जलाने पे। और ये नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ जलती है, लंबी लंबी लपटें होती हैं और जनरली देखिए ये कहाँ पे यूज होता है डोमेस्टिक फ्यूल की तरह ही यूज होता है। इसको हम इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कोल। ये भी क्या है सॉलिड फ्यूल का ही एग्जाम्पल है। इसकी डिटेल स्टडी आपके सिलेबस में है। इसके जितने भी टाइप होते हैं कोल के उन सब की डिटेल स्टडी आपके सिलेबस में है। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ कोल बताऊंगा और कोल के टाइप बताऊंगा, इसकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। तो कोल क्या होता है भाई सॉलिड फ्यूल का ये भी एग्जाम्पल है। कोल क्या है नेचुरल फ्यूल है। कैसे बनता है स्लो कार्बोनाइजेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर बरीड अंडर द अर्थ। जो मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे अंदर चले जाते हैं या दब जाते हैं, वो कुछ टाइम मतलब कई मिलियन ईयर के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। किसके चलते अर्थ क्रस्ट के अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर की अलग अलग कंडीशन है उसी के चलते क्या होता है कोल बनता है। और इसमें बनने में कई हजार लाखों साल लग जाते हैं। और ये मेनली कितने टाइप के होते हैं कोल? मेनली जो इनका क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप का है बेस्ड ऑन इट्स कार्बन कंटेंट एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कौन किस क्वालिटी का है, किसमें कार्बन कंटेंट कितना है, किसकी इफिशियंसी कितनी है, उसके बेसिस पे हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पीट, सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट और सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब सबसे घटिया क्वालिटी का कोल। इसको घर में यूज कर सकते हैं हम, इंडस्ट्री वगैरह में यूज नहीं करते हैं। उसके ऊपर क्या है लिग्नाइट है, कार्बन कंटेंट इससे कम, कैलोरीफिक वैल्यू इससे ज्यादा पहले वाले से। फिर है बिटुमिनस और सबसे टॉप क्वालिटी का कोल क्या है एंथ्रेसाइड। इसको हम इंडस्ट्री पर्पज में लार्ज स्केल पे यूज करते हैं क्योंकि सबसे अच्छी क्वालिटी का यही है, सबसे कम कार्बन कंटेंट और सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखते हैं लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल किसको बोलते हैं या कैसे बनते हैं? तो लिक्विड फ्यूल में मेनली क्या होता है भाई पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ही मेन है, बाकी सारी चीजें क्या आती हैं रिफाइंड करने के बाद आती हैं किसको पेट्रोलियम को। पेट्रो मतलब क्या होता है भाई ये 2 चीजों का क्या है कॉम्बिनेशन है ना, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो मतलब क्या होता है रॉक, ओलियम मतलब क्या होता है ऑयल। मतलब ये कहाँ से मिलेगा आपको चट्टानों के बीच में से मिलता है। चट्टानों की खुदाई होती है वहां पे, जैसे कि आप सिंपली पानी निकालने के लिए बोरवेल करते हो ना जमीन में मिट्टी में, तो वहां से क्या निकलता है पानी निकलता है। इसी तरह से जहाँ पे ऑयल के सोर्स होते हैं चट्टानें होती हैं, जहाँ पे पता रहता है लोगों को, मतलब साइंटिस्ट को पता रहता है या फिर
जितनी भी ये डिस्कवरी करती है ये टीम कि ऑयल के सोर्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे एक बोरवेल टाइप में डालते हैं और बोरवेल से क्या करते हैं, निकालते हैं क्या, फ्यूल। अंदर से इसकी फ्यूल निकालने की अलग टेक्नोलॉजी होती है। तो आप सिंपली समझो जैसे हम बोरवेल के थ्रू पानी निकालते हैं जमीन के अंदर से, उसी तरह की कुछ प्रोसेस क्या होती है यहाँ पे भी होती है चट्टानों के अंदर से तेल निकालने के लिए, ठीक है, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम निकालने के लिए। तो ये क्या होता है, जो अभी निकलेगा क्रूड ऑयल वो किस कलर का होता है, डार्क ग्रेनिश या ब्राउन कलर का होता है, और ये विस्कस होगा। विस्कस मतलब पानी की तरह नहीं होगा, ये क्या होगा, इसकी ये थोड़ा गाढ़ा होगा। विस्कस मतलब इसको बोलते हैं हम गाढ़ा। जैसे आपको मैंने बताया था विस्कस क्या है, शहद है। शहद क्या हुआ, विस्कस हुआ, क्योंकि वो क्या होता है, गाढ़ा होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत आप डालेंगे तुरंत गिर जाएगा, वो कुछ देर तक यहीं पे टिका रहेगा, ठीक है। तो इसका ये कलर होता है, विस्कस होता है, और कहाँ पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में। ये कहाँ पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, और कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं एज ए इम्प्योरिटी। उसी को हम रिफाइन करके क्या करते हैं, पेट्रोल में, कैरोसिन में, डीजल में, इन सब चीजों में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो पेट्रोलियम मेनली किसको बोलते हैं हम, क्रूड ऑयल को ही बोलते हैं। पेट्रोलियम क्या है, एक अम्ब्रेला वर्ड है। क्या है, एक अम्ब्रेला वर्ड है, इसके अंदर सब आ जाता है। पेट्रोल हो, डीजल हो, कैरोसिन ऑयल हो, सारी चीजें जितनी भी लिक्विड फ्यूल हो सब क्या आते हैं, पेट्रोलियम के अंदर आ जाते हैं। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल मिल गया बट उसको अब यूज तो कर नहीं सकते हैं, क्रूड ऑयल तो गाड़ी में चला के चल नहीं सकते हैं, तो उसकी हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। अब इसकी प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन को क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम अलग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पढ़ा होगा 9th-10th में कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां यूज करते हैं जहां पे कई सारे लिक्विड आपस में मिले हों, बट उन लिक्विड्स का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट। उन लिक्विड्स का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, और उसमें कुछ क्या हो, सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, एकदम आसपास ना हो, वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम वहां यूज करेंगे जहां पे कई सारे क्या हो, लिक्विड्स आपस में मिले हुए हों, बट उनका क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट हो। तो वहां पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन सारे लिक्विड्स को अलग अलग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम की रिफाइनेशन में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज करते हैं रिफाइन करने के लिए, किसको, पेट्रोलियम को। और रिफाइनिंग कहाँ पे क्यों यूज की जाती है, ऑयल रिफाइनरीज में। जैसा मैंने बताया कहाँ पे है, मथुरा में है, अपने यूपी में, बिहार में, बरौनी में है, बहुत फेमस जगह है। पहली ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे लगी थी, असम, डिगबोई में। सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी इंडिया की कहाँ है, डिगबोई, असम में है। अंकलेश्वर है, गुजरात में कई सारी जगहों पे ऑयल रिफाइनरी है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं ये देख लीजिए, और इसका फिगर भी आगे हम देखेंगे। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। वही जो मैं बोल रहा था कि ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, डिफरेंस हो। और क्या करते हैं, रिपीटेड इवेपोरेशन करते हैं और उसको कंडेंसेट करते हैं। उसको मान लिया हमने क्या किया, गर्म किया, तो जो जल्दी बॉयल हो जाएगा, जो जल्दी गर्म हो जाएगा वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, वाष्प बन के ऊपर आ जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करके कंडेंसेट कर लेंगे, तो वो ऑयल हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। फिर थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाया, तो फिर क्या हुआ, दूसरा वाला क्या हुआ, बॉयल हुआ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके बराबर होगा। फिर वो बॉयल हुआ, उसको हमने क्या किया, अलग कंडेंसेट कर लिया, तो अलग ऑयल मिल गया। जैसे मान लिया कोई 25 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा हो, तो वो पहले से बॉयल हो जाएगा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर किया, वो बॉयल हुआ, उसका क्या हुआ, वेपर फॉर्म बना। उस वेपर फॉर्म को इवेपोरेशन के थ्रू क्या हुआ, वेपर फॉर्म बना। उस वेपर को हम क्या करेंगे, कंडेंसेट कर लेंगे, और वो ऑयल हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा। फिर मान लिया हमने क्या किया, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। अब जिस ऑयल का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होगा वो अलग हो जाएगा। फिर 75, फिर 100, 150, 200, ऐसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे, और जो जिसका टेम्परेचर होगा वो उस पर बॉयल होकर क्या होगा, अलग होता चला जाएगा। जैसे मान लिया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 25 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी बॉयल होगा। उसको हम उस पर 25 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा नहीं, तो उसको हम थोड़ी अलग कर लेंगे कहीं से। तो हर लिक्विड का अपना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी के हिसाब से वो चीज वेपोराइज होती है, और उस वेपर को हम क्या करते हैं, कंडेंसेट करके अलग कर लेते हैं। तो ये मेथड मेनली वहीं यूज की जा सकेगी जहां पे डिफरेंट लिक्विड का क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। अब देखते हैं ये कैसे यूज करते हैं हम।
क्रूड ऑयल को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ, किसके लिए, सल्फर की इम्प्यूरिटी दूर करने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं हम भाई, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में धोते हैं, किसके लिए, बेसिक इम्प्यूरिटी दूर करने के लिए। क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड उल्टा होता है, जो एसिड होता है वो क्या दूर करता है भाई, बेसिक इम्प्यूरिटी। वो क्या दूर करता है, बेसिक इम्प्यूरिटी। क्यों, क्योंकि पता है आपको क्या करता है, सॉलिड एसिड प्लस बेस मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रल बना लेते हैं। तो यही चीज यहाँ पे है, जो एसिड है वो क्या होता है, बेसिक इम्प्यूरिटी दूर करता है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 9th-10th में, मेटलर्जी में भी हम इसी तरह की चीजें यूज करते हैं। जो मेटलर्जी में यूज करते हैं हम एसिडिक फ्लक्स, किसके लिए, बेसिक इम्प्यूरिटी दूर करने के लिए। और बेसिक फ्लक्स कहाँ पे यूज करते हैं, एसिडिक इम्प्यूरिटी दूर करने के लिए, मेटलर्जी में। सेम वही कहानी यहाँ पे, एसिड को क्या यूज कर रहे हैं, बेसिक इम्प्यूरिटी दूर करने के लिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, NaOH, ये क्या होता है, बेस होता है। इसको क्या करने के लिए यूज कर रहे हैं हम, एसिडिक इम्प्यूरिटी दूर करने के लिए। जो भी आपकी एसिडिक इम्प्यूरिटी है वो किससे दूर हो रही है, बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। उसके बाद ये सारी इम्प्यूरिटी, बेसिक इम्प्यूरिटी दूर करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और डिफरेंट फ्रैक्शन में, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंट लिक्विड क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं। उनको हम अलग करके कंडेंसेट करके अलग अलग लिक्विड फ्यूल अपना हम किनारे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये है प्रोसेस। और आगे इसकी मैंने टेबल बनाई है कि किस किस टेम्परेचर पे क्या क्या अलग होता है। कुछ इस तरह का चैम्बर होता है, क्रूड ऑयल आपने यहां से डाला, क्रूड ऑयल आपने यहां से डाला, यहां पे क्रूड ऑयल, ये यहां पे गया, हीटर बर्न हुआ, जल रहा है। और फिर सबसे कम टेम्परेचर मान लिया क्या है भाई, इसका है 20 डिग्री सेल्सियस पे रिफाइनरी गैस वो अलग हुई, उसको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। फिर 70 डिग्री सेल्सियस हुआ तो क्या हुआ, पेट्रोल यूज हो गया कार में। फिर नेफ्था यूज हो गया कहाँ पे, एज ए केमिकल। फिर केरोसिन ऑयल, फिर डीजल, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल। और सबसे लास्ट में क्या बचा है, रेसिड्यू। इसको हम यूज करते हैं कहाँ पे, सड़क बनाने में, चारकोल वाला जो यूज होता है वहां पे क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। सबसे लास्ट में जो छटा हुआ माल है वो हम यूज करते हैं सड़क वड़क बनाने में। तो ये देखिए डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट फ्रैक्शन हमको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑयल मिलता चला जा रहा है। इसी तरह का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। इसको फ्रैक्शनेटिंग टावर हम बोलते हैं। अब ये कॉलम में आपके बना हुआ है कि डिफरेंट चीजें क्या हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं। सबसे पहले गैसेज निकलेंगी। गैसेज कितने पे निकलेंगी भाई, बिलो 30 डिग्री सेल्सियस पे। फिर 30 to 80 में पेट्रोलियम ईथर, फिर गैसोलीन या पेट्रोल, फिर केरोसिन ऑयल, फिर डीजल, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, और फिर क्या, रेसिड्यू, जो कि हम सड़क बनाने में यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट चीजें हमको मिलती हैं, लिक्विड फ्यूल, और उसका क्या है, अलग अलग जगहों पे उसका यूज है। ये सारी की सारी टेबल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। कई सारी चीजों से आप क्या होंगे, अवेयर भी होंगे कि ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये चीजें कहाँ पे यूज होती हैं। बस आपको थोड़ा सा सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे यूज होता। तो यहाँ टॉप टू बॉटम यूज होता है ये, कि टेम्परेचर वाइज ये चीजें अलग होती चली जाती हैं। सबसे बाद में क्या मिलता है, सबसे पहले क्या मिलता है, ये थोड़ा सा आपके दिमाग में माइंड मेकअप होना चाहिए, तो आप इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हो। हालांकि इतना डिटेल्ड में आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड, गैस का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि ये फ्यूल क्या है। हाँ, सॉलिड फ्यूल में कोल के बारे में डिटेल स्टडी करना है आपको, और गैसियस फ्यूल में डिफरेंट गैसियस फ्यूल के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। CNG हो गया, LPG हो गया, वाटर गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस हो गया। बट फिर भी मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि इस तरह से इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो क्या करते हैं आप डेली लाइफ में यही सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब गैसियस फ्यूल के बारे में देखते हैं। गैसियस फ्यूल क्या होते हैं भाई, कहाँ से मिलते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। तो गैसियस फ्यूल क्या होते हैं कि ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। जैसे कि वो दोनों क्या थे, ऑर्डिनरी कंडीशन में सॉलिड फॉर्म में थे और लिक्विड फॉर्म में थे, इसलिए उनको सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल बोला गया। ये ऑर्डिनरी कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में किस में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस फ्यूल बोलते हैं। अब जैसे कि
जितने भी गैसेस फ्यूल हैं उसमें लगभग क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन यूज होते हैं। जैसे मीथेन, मीथेन क्या होता है भाई, CH4, या फिर क्या होता है, प्रोपेन यूज होता है, आपने पढ़ा होगा। और हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और इनके मिक्सचर भी होते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, हीट एनर्जी के क्या हैं, सोर्स हैं, या लाइट एनर्जी के सोर्स हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। किसके थ्रू, पाइप के थ्रू, जहां से ओरिजिन हो रहा है और जहां से पे इसको कंज्यूम करना है। जहां से ओरिजिन हो रहा है और जहां इसको क्या करना है, कंज्यूम करना है। अब जैसे कि यहाँ पे अभी तो मतलब लखनऊ में हो सकता है कई जगहों पे आया हो या नहीं आया हो, बट दिल्ली वगैरह में या बड़े शहरों में जो LPG होती है, LPG की पाइपलाइन घरों में लगी होती है। जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा होता है, वैसे ही LPG का भी मीटर लगा होता है। आप जितना LPG यूज करेंगे मंथली, उतना आपको बिल पे करना होगा। आपको सिलेंडर बुक करवाने की या सिलेंडर लेके आने की ये सारी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो दोनों लोग के लिए सूटेबल है। एक तो लाने ले जाने से झंझट से मुक्ति हो गई, फिर खत्म हो गया, कभी भी ये झंझट रहता है सिलेंडर वगैरह में बदलना है नहीं बदलना है, मैन पावर फालतू का यूज हो रहा है, एक आदमी लेने जा रहा है आ रहा है। वहाँ पे क्या है, इजीली पाइप के थ्रू हर घर में सप्लाई होता है और हम उसको यूज कर लेते हैं। तो जहाँ पे इसका सोर्स है वहीं सोर्स से क्या होती है, पाइप हर घर में चली जाती है और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे इजीली ट्रांसमिशन किसका होता है, गैसियस फ्यूल का होता है। सबसे इजीली ट्रांसमिटेड हम इसको कर सकते हैं, किसको, गैसियस फ्यूल को। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, LPG है। LPG के मीटर घरों में लगे होते हैं बड़े शहरों में, और वहाँ पे LPG हम पाइपलाइन के थ्रू यूज कर लेते हैं, हमको सिलेंडर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती।